Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. So, guys, I hope you all are mast and swast, सब चंगे होंगे, healthy, happy, yeah. Okay, so आज हम लोग start करने वाले हैं all in text question of matter in our surrounding. ये ऐसे questions हैं जो आप लोग ignore कर देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो चैप्टर के जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं ना ब्लॉक्स के अंदर, वो होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दोज क्वेश्चंस. लिटरली एज इट इज चिपका के आ जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, एंड आफ्टरवर्ड्स यू थिंक कि अरे यार काश हम ये वाले क्वेश्चंस देख लेते. सो इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बट समटाइम्स यू इग्नोर देम. चलिए, सो लेट्स सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जिससे कि आप कोई भी पार्ट इस चैप्टर का मिस ना करो, एंड यू कैन सॉल्व all kind of questions that come in your paper. Let's get ourselves started, guys. Starting out with your first question, which of the following are matter? तो भाई और बहनों, emotions matter नहीं होते. ऐसा नहीं है emotions matter नहीं करते. Emotions बहुत matter करते, लेकिन they are not matter. ठीक है, matter क्या होता है? Something which occupies space and have mass, right? So, like love, hate, they doesn't come under matter. So chair, air, love, smell, hate. Almonds, thought, cold, lemon water and smell of perfume. आपको इनमें से बताना है कि कौन सा matter की category में fall करता है, right? So chair is definitely a matter, guys, because it's a solid. Definitely solid is one of the state of matter. हमें पता है solid, liquid, gases are the state of matter. ठीक है, तो चेयर आपका सॉलिड हो गया, एयर आपका गैस हो गया, स्मेल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सो डेफिनेटली दे विल बी कंसिडर्ड एज मैटर. आमंड सॉलिड हो गए, कोल्ड नो लेमन वाटर हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम हो गया, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज मैटर. तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी हम मैटर में कंसिडर करते हैं, बिकॉज स्मेल इज कंसिडर्ड एज अ मैटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस इन देम. एज आई टोल्ड यू, अगर कोई चीज का स्मेल आपकी तरफ आ रहा है तो दे आर कैरिंग सर्टेन पार्टिकल्स इन देम, सो दैट्स द रीजन वी वर गोइंग टू कंसिडर देम एज मैटर. आई होप इट इज क्लियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. देखो भाई और बहनों, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं. दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पेपर पैटर्न. तो ऑब्जर्वेशन की तैयारी आप लोग कैसे करोगे? यू हैव टू पिक दैट वन पर्टिकुलर वर्ड या कीवर्ड, की पॉइंट आपको उठाना है, विच यू हैव टू इनपुट इन योर आंसर, अदरवाइज यू वोंट गेन मार्क्स. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू शोकेस द आंसर. कैसे लिखने का है? The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. अभी घर में किचन में क्या बना है? Do tell me in the chat box. अगर आपको मैगी की खुशबू आ रही है, पाव भाजी की खुशबू आ रही है, पनीर टिक्का हो गया, बटर पनीर मसाला हो गया, तो ये आपको क्यों आ रहा है? Because it's cooking. We know that कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी बोले तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और जैसे ही पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, दे विल गोइंग टू इंटरमिक्स इनटू ईच अदर. इंटरमिक्स बोले तो डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगा. सो दे ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कंप्लीटली कनेक्टेड. टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, डिफ्यूजन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड. क्या? तो अभी अगर खाना गर्म हो रहा है तो तुम्हें खुशबू आएगी. इफ इट्स ठंडा, अभी जस्ट फ्रिज से निकाला है, यू हैव टू गो क्लोज एंड स्मेल इट. आप घर पे पूछना, जो भी आपके घर में मम्मी पापा किचन में रहते हैं, दे न्यू दिस थिंग कि अगर आपको कोई भी चीज को टेस्ट करना होता है ना, कि वेदर इट्स टेल और वेदर इट्स नॉट, ये सही है खाने के लिए, दे फर्स्ट हीट इट. यू कैन आस्क इट. ये हमारे डे टू डे लाइफ का थिंग है. दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. तो अप्लाई करते हो, जब आप हीट करते हो तो आपको पता चलता है, खुशबू आती है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली जज कि हाँ भाई खराब हो गया है कि सही है, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं. ओके, नाउ कोल्ड थिंग्स यू हैव टू गो क्लोज. पार्टिकल्स का डिफ्यूजन इतना नहीं हुआ कि दैट ट्रैवल्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस.
तो यहाँ पे जितना भी खेल है वो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन से रिलेटेड है। तो ये 3 टर्म्स का इंट्रोडक्शन आपके आंसर में होना ही चाहिए। So now particles in air will be fueled. Obviously temperature high हुआ, high temperature होती high kinetic energy हुई, high kinetic energy के बाद they were going to move faster and as they will move faster यहाँ पे diffusion का probability बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे hot sizzling food की जगह maybe they could give you some other example like incense sticks, अगरबत्ती के बारे में भी बोल सकते हैं। If it's burnt then you get a fragrance to a certain distance. बट अगर वो डब्बे में है, हमने उसको जलाया ही नहीं है, तो खुशबू नहीं आएगा टू अ सर्टेन डिस्टेंस, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर एंड डिफ्यूजन. Okay, moving on to your next question. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does the observation shows? Any one of you here is a nice swimmer who knows how to swim? Do let me know in the chat box. Because you have closely experienced. अगर आप swimming करना जानते हो, आपने ये चीज सबसे closely observe करी होगी that we can easily dive in water. और जब हम dive कर पाते हैं, we cut through water. अब अगर किसी भी चीज के हम अंदर जा रहे हैं, so obviously there are particle space in between them. So this question is actually directing you towards intermolecular space or interparticle space. अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में बात करें तो सॉलिड्स के अंदर सबसे लीस्ट, सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, whereas in gases it would be highest. Actually this is more appropriate. Gases में सबसे हाई होता है, liquids में उससे कम and solids में सबसे कम. This is the increasing order of interparticle space and this is actually the decreasing order of interparticle spaces, intermolecular spaces. तो अगर liquid में space होता है, they let you move inside. लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि you get tired. जितना आप ज्यादा swim करते हो आप tired हो जाते हो. Why? पार्टिकल्स के बीच में बस इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, तो इसीलिए वो आपके बॉडी पे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. दैट्स द रीजन यू गेट टायर्ड. ऐसा हवा में तो नहीं होता. अगर फॉग में आप चल रहे हो या हवा में हम लोग नॉर्मली चलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है फॉग के अंदर चलते टाइम. आई होप नहीं महसूस होता हो, है ना. जैसे भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है. सो होना भी नहीं चाहिए इफ यू आर वॉकिंग इन अ फॉग, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेस होता है दैट दे डू नॉट रेजिस्ट यू. आपको कोई भी ऐसा बैरियर नहीं देते हैं व्हाइल यू आर वॉकिंग. So the overall answer will be based upon intermolecular distance or interparticle distance. तो यहाँ पे force of attraction कम होगा क्योंकि particles का distance ज्यादा है. They both work inversely proportional to each other. So liquid के particles अगर थोड़े दूर है तो उनके बीच में attraction कम. Gases के particles long distance relationship में बहुत दूर, तो उनके बीच में attraction और कम, right? और सॉलिड आसपास रहने वाले, आस पड़ोस, नेबर्स वाले, दे हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ लेस डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बोले तो डिस्टेंस के बीच में ज्यादा है एंड दैट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ इजी डाइविंग. आप कट थ्रू कर सकते हो पानी के अंदर. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू indulge, how to input the keywords. और कीवर्ड सही जगह पे फ्रेमिंग करके लगाओगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता आप लोगों को. Okay, next question. What are the characteristics of particles of matter? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? मैटर के अंदर एटम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं. तो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी छोटू, एक्सट्रीमली स्मॉल. आर दे इन कंटिन्यूअस मोशन? यस. चाहे सॉलिड है तो वो टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगा, लिक्विड है तो थोड़ा मोशन और दिखाएगा, एंड इफ इट्स अ गैस तो बस दैट विल हैव वो शादी में आए वाले अंकल जो कि सर पे ग्लास रख के नाचते ना, वो वाला मोशन होगा गैसेस का, ना इधर देखा ना उधर. दे आर जस्ट मूविंग रैंडमली. ठीक है. सो इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर तो कंटिन्यूअस मोशन तो होगा ही होगा. Secondly, they were going to show you certain intermolecular forces of attraction.
ठीक है, चाहे कम या ज्यादा, बट दिखाएगा ही दिखाएगा। नेग्लिजिबल कभी नहीं लिख, लाइक जीरो कभी नहीं लिखेंगे, नेग्लिजिबल लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हो ही नहीं सकता। This is why there are characteristics of particles of matter. No matter कोई भी matter हो, solid हो, liquid हो, gas हो, there will be a certain force of attraction. उनके बीच में spaces होंगे. There would be in constant motion, right? And particles will be smaller. अब ये factor कम या ज्यादा हो सकते हैं depending upon कि हम कौन से object की, कौन से matter के बारे में बात कर रहे हैं. ये question directly पूछा जाता है 2 से 3 मार्क का. Now you can see आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं एंड यू आर डन. Easy peasy lemon squeezy. Chakade fatte. Moving on to our next question. The mass per unit volume of a substance is called density. बिल्कुल ठीक है. So density का फॉर्मूला क्या होता है? D is equals to mass per unit volume. Alright. Arrange the following in order of increasing density. के बारे में मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी. तो यहाँ पे जब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग कॉमास लगा के आते हो. देखो ये चीज ना एक्सेप्टेबल नहीं होती है. आज आप ग्रेड 9 में हो तो ठीक है, हो सकता है कि आप लोग निकल जाओ, लेकिन दिस इज अ बैड हैबिट ऑफ पुटिंग कॉमास. जब ऑर्डर की बात हो रही है तो आप लोग बचपन में पढ़ के आए होगे क्रोकोडाइल माउथ, है ना. जब क्रोकोडाइल माउथ ओपन होता है तो हम उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू मेक मिस्टेक. और आप ही नहीं, मैंने 11th 12th के बच्चों को भी देखा है ये मिस्टेक करते हुए, और ये आप लोग सब 1st 2nd ग्रेड में पढ़ के आ चुके हो, शायद उससे भी पहले. तो ऑर्डर जब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो क्रोकोडाइल माउथ ओपन होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है जब क्रोकोडाइल माउथ बंद होता है, क्लोज होता है फ्रॉम LHS towards RHS, and that will be called as decreasing order. तो ये आप लोगों की बचपन की कहानी है, बचपन का प्यार भूलना ज्यादा रे, just remember. तो अब यहाँ पे जब ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो पहली चीज तो आपको ये वाले सिंबल्स देने हैं, काइंडली नॉट पुट कॉमा. Okay? Now, is that air exhaust from the chimneys, honey, water, chalk, cotton, iron? Solid का density सबसे ज्यादा होता है. Why? Now, अगर मेरे पास 3 boxes है, ठीक है, equal volume के boxes है, volume V. एक है solid, एक है liquid, एक है gas. Solid के अंदर particles are very very close towards each other. They are very tightly packed, orderly arrangement show करते हैं. Liquids के अंदर particles थोड़े से दूर होते हैं, gases के अंदर particles बहुत दूर होते हैं. Now, if we see the number of particles per unit volume, अगर आप number of particles compare करो per unit volume, तो solid के अंदर number of particles will be highest, या number of particles in solid will be highest, सबसे ज्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम. लिक्विड में उससे कम, गैसेस में उससे कम. डोंट यू थिंक सो? तो गैसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम होते ही, अब आप फॉर्मूला देखो, तीनों का मास मास में चेंज आएगा, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर है यहाँ पे, राइट. तो अभी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर. डेंसिटी ज्यादा होगी अगर मास ज्यादा हो. तो सॉलिड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मास सबसे हाईएस्ट हुआ, देयरफॉर इसका डेंसिटी भी सबसे हाईएस्ट होगा. ऑन द अदर हैंड, गैसेस के अंदर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लीस्ट इन केस ऑफ गैसेस, तो यहाँ पर जो आपका मास होगा वो भी सबसे कम होगा. So if mass is least, therefore density will automatically be. So अभी हम लोग क्या ऑर्डर लिख सकते हैं डेंसिटी का? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स will be highest
and density of liquid will be lower than that of gas and density of gas will be least. Solid का सबसे ज्यादा, liquid का उससे कम और gas का density सबसे कम रहे. Right? Now coming back to this question, iron is the solid one. तो इसका density सबसे ज्यादा. फिर उसके बाद chalk आएगा, है ना? chalk के बाद क्या आएगा? cotton ले लेते हैं. नहीं, water लेंगे, है ना? cotton is much more lighter. water लेंगे, then cotton लेंगे, then honey आएगा उससे पहले. Yes. So it would be iron. It would be then chalk, then it would be honey, then water, then cotton and then exhaust. फिर last में आएगा आपका air. So yeah, see एकदम increasing order में लगाया है. Iron आया, chalk आया, honey आया, water आया, cotton आया. Cotton is lighter, है ना? And then it would be exhaust of chimney and then lastly it would be order का ध्यान रखना. आपने ये सब कुछ सही भी लिखा होगा ना, and you put wrong sign, खत्म, मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि पूरी कहानी ही बदल जाएगी. द कंप्लीट टेबल विल टर्न अराउंड. तो साइन का बहुत बहुत ध्यान. ओके, on that positive note, moving. Answer the following. Tabulate the difference in the characteristics of matter. आपको tabulate करना है means you have to give a proper tabular form, table form. Okay? आप लोग क्या करके आते हो, कभी कभार differences आप paragraphs में लिखाते हो, फिर उसके बाद दूसरा paragraph start कर दोगे, फिर तीसरा. This is absolutely wrong way of presenting your answer और ये आपको affect कब करेगा, जब आप board exams में ऐसी गलतियां करोगे. So you are practicing, you're preparing yourselves. तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है. Make a habit of writing whatever is being given in the question. Second वाला आपको कह रहा है comment upon terms like rigidity, compressibility, fluidity, filling of gas container, shape, kinetic energy and ये भी कर ले, सब सुना हुआ है ना. Now tabulate a difference of characteristics of matter. So based upon the properties, based upon the characteristics, शेप की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप. वी नो दैट इफ आई हैव दिस सॉलिड इन माय हैंड, चाहे मैं इसको आई कैन नॉट चेंज द शेप, चाहे मैं हाथ पे रखूं चाहे मैं नीचे रखूं, द शेप विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड. लिक्विड की बात करें तो शेप कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर. एंड गैसेस तो वैसे इनका कोई दीन ईमान कुछ नहीं होता है, इनके पास कुछ फिक्स नहीं. शेप फिक्स है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड है. If we come to solid, volume, in case of volume, fixed volume will be there for solids. Now the space which they are occupying, volume बोले तो the space they are occupying. यहाँ पर इतना space occupy कर रहा है, अभी मैं टेबल पे रख दूँ तो भी उतना ही volume या space occupy करेगा. So that's the reason volume for solid is fixed. Volume for liquid is also fixed. Now let's say मेरे पास एक मग है which is of approximately 1000 ml या फिर 100 ml. चलो 100 ml ले लेते हैं, ठीक है. And I will going to transfer that water into some other container. तो हमने जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करा तो ऐसा तो है नहीं कि पानी गायब हो गया बीच में. So 100 ml will be shifted to another container. It will remain 100 ml only. So that's the reason it is always fixed volume, and in case of gases no fixed volume. जितनी जगह देंगे फैल के रहेंगे. बिल्कुल कैसे, वो शादी में आए फूफा जी, तुम जितनी जगह दोगे फैलेंगे. Okay, sorry to all फूफा जी, no offense guys. Intermolecular force. Now if we talk about force of attraction, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, तो देखो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं. इनवर्सली बोले तो अगर एक ज्यादा दूसरा सबसे कम होगा, एक सबसे कम तो उसका स्पेस सबसे ज्यादा होगा, राइट. अट्रैक्शन सबसे कम क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है. अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ सॉलिड्स क्योंकि स्पेस बहुत कम है. दे आर वेरी टाइटली पैक्ड. Now liquids बीच में they have all things in the intermediate. तो यहाँ पे liquids के अंदर they have intermediate force of attraction. ठीक.
एज वेल एज सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर स्पेस की, इट विल बी डेफिनेटली मोर देन सॉलिड्स, ठीक है, बट लेस देन दैट ऑफ गैसेस. रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी. देखो रिजिडिटी होते हैं अकड़ू. रिजिड मीन्स अकड़ू. He is very rigid. She is very rigid. Means ये बदलना ही नहीं चाहते. तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट्स रिजिड, अकड़ू. तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? सॉलिड्स की. लिक्विड्स और गैसेस के लिए आप रिजिडिटी का टर्म यूज नहीं कर सकते. ध्यान रखना, लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? फ्लूइड, बिकॉज दे टेंड्स टू फ्लो वेरी इजी. कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल. आप कभी भी नो कंप्रेसिबिलिटी जैसा टर्म यूज, दैट इज नॉट टेक्निकली. ध्यान रखना, नो लिखते ही मतलब आप तो कह रहे हो कि होगा ही नहीं. हम नेग्लिजिबल रख के अपने आप को सेफ रखते हैं. Now, obviously, liquids are little compressible like water balloons. उनको हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं. सोचो वो होली वाला दिन जिस दिन पटाख पटाख सबको मारते हो, है ना, तो बट कंप्रेसिबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो सकती. इट बर्स्ट वेरी इजीली, वेरी सेंसिटिव. गैसेस के अंदर दे आर हाईली कंप्रेसिबल. आजकल देखो भाई कितने सुंदर डेकोरेशंस होते हैं बर्थडे पार्टीज में. आप भी अगर कहीं गए होगे तो यू माइट हैव सीन कि बलून से कितने वेरियस शेप्स वो लोग दे देते हैं. दे मेक दैट डेकोरेशन सो ब्यूटिफुल. तो वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज दे कैन मोल्ड देम, कंप्रेस कर सकते हो उसको कैसे भी. So that's the reason they are highly compressible. It's all because of the spaces between. Compressibility किस पे डिपेंड करती है? स्पेसेस पे. ज्यादा स्पेस होगा तो आप उसको पास ला सकते हो ना. अब जिसमें कम ही स्पेस है, सबसे ली स्पेस है, उसको और क्या पास लाओगे? They are already very near to it. Okay, now talking about the and giving the statement on the terms, commenting on the terms like rigidity. As I told you, rigidity means akadu. Obviously, ये तो आप लिख के नहीं आओगे. So you have to give it for solids. ये आपको solids के लिए specify करना पड़ेगा that this term is being specific for solids and it's a property of matter. जहाँ पे हम external force भी लगाए, external pressure भी लगाए, they try to retain their own original shape. That's rigidity. Compressibility is attributed to the particle जहाँ पे उनके पास बहुत space होता है and you can reduce the volume by applying external pressure. जब आप pressure लगा के volume reduce कर सकते हो, that property is when we call it as compressibility. Fluidity, tendency to flow. A substance which has a tendency to flow. आप flow कौन कर सकते हैं? जिनके बीच में पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लाइक इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. फिलिंग द गैस कंटेनर, इसके बारे में बात करते हैं. फिलिंग द गैस कंटेनर, पार्टिकल्स इन अ कंटेनर टेक द शेप. एज आई टोल्ड यू, गैसेस के पार्टिकल्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता. तो अगर आप उसको कंटेनर में डालोगे, दे विल ऑक्यूपाई दैट पर्टिकुलर कंटेनर. पहली चीज तो वो फैल जाएंगे, जितना वॉल्यूम दोगे उतना फैल जाएंगे. सेकेंडली, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल. शेप की बात करें, इट्स अ डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन एक्सटर्नल बाउंड्री. दैट्स शेप, सिंपल डेफिनेशन ऑफ शेप. Kinetic energy, one of my favorite term, directly proportional to temperature. ये relation तो जरूर चिपका के आना. This is absolutely correct. And उसके बाद kinetic energy among solid, liquids and gases आप explain कर सकते हो. Gases के particles दूर है तो उनकी kinetic energy बहुत ज्यादा होगी. They can move around, collide with each other as well as with the walls of container. Liquids होंगे तो particles थोड़े दूर होते हैं, है ना, तो उनके बीच में मूवमेंट, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो थोड़ा कम होगा गैसेस के कंपैरिजन में. एंड सॉलिड्स के केस में इट्स टू एंड फ्रो. फाइन. ओके, डेंसिटी, अभी अभी हम लोग बात करके आए, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सॉलिड का डेंसिटी हाईएस्ट, गैसेस का डेंसिटी लोएस्ट. ठीक है. कौन कहता है केमिस्ट्री से डांस नहीं? आई सब हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस. अ गैस फिल्स कंप्लीटली अ वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट.
जितना जगह दोगे फैल के बैठेंगे, वो वाले शादी में आए फूफा जी, है ना? So they will occupy whatever space you will give, भाई खुश के और पूरी जगह फैल के बैठेंगे. So that is how gas is being treated. ठीक है, तो गैस के साथ भी यही है, it will occupy whatever volume you provide to them. क्यों? क्योंकि particles का space बहुत ज्यादा है. Space between particles of gases is too large and they were going to move around. Kinetic energy भी highest हो. Gases exert pressure on the walls of the container, so they will collide क्योंकि particles का space बहुत ज्यादा है. अब सोचो, अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को. शादी में जाते हैं हम लोग, ठीक है? इमेजिन करो कि हम एक शादी में गए जहाँ पे बहुत कम लोग हैं एंड हॉल बहुत बड़ा है, ठीक है? जहाँ पे शादी हो रही है, दैट वेन्यू इज टू बिग और लोग वहां पे कम है. और हर एक शादी में बच्चे बच्चे, भगवान जाने ये छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से इतनी एनर्जी आती, दे स्टार्ट रनिंग अराउंड. आपस में कैसे दोस्ती हो जाती है भगवान जाने. So it's like they will run around because they have space. तो भाई वैसे ही हो रहा है यहाँ पे. Gases exert pressure. They will going to collide with each other. भागते भागते कभी किसी का खाना गिरा देंगे, किसी से टकरा जाएंगे, right? As well as with the walls of the container. तो ये pressure वाला जो characteristic है ना, that's very unique with gases. Wooden table should be called as solid. हाँ जी. सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंजमेंट रखते हैं. जब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है बोले तो दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर रिजिड आल्सो. सो दे आर फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सॉलिड का हर प्रॉपर्टी तो ले रहा है. फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, रिजिड होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, है कि नहीं? सो यू विल गोइंग टू कोट फ्यू पॉइंटर्स हियर and you will be sorted. B. We can easily move our hand in air, but to do the same through the solid block of wood, we need a karate expert. ऐसे एक सॉन्ग था ना, है ना? तो हम लोग हवा में हाथ घुमा सकते हैं, राइट? वी कैन डू दैट. लेकिन अभी यहाँ मेरे पास कोई सॉलिड वुड हो तो फिर दैट टू ब्रेक इट और उसके बीच में से निकलने के लिए ऑब्वियसली कराटे एक्सपर्ट चाहिए. एक और क्वेश्चन आ सकता है वॉल के थ्रू पास होने के, है ना? यहाँ पे ब्लॉक ऑफ वुड लिखा है. क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड करके दे कुड आस्क यू अबाउट कैन यू वॉक थ्रू अ वॉल. अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा हो तो हैरी पॉटर मूवी में स्टार्टिंग में 9 3/4 प्लेटफॉर्म, एनीवन हु रिमेंबर्स 9 3/4 प्लेटफॉर्म ऑफ हैरी पॉटर, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो उसमें क्या होता था, उस 9 3/4 प्लेटफॉर्म से दे टेक देयर कैरेज और वो भाग के वॉल के अंदर जाते थे, है ना? एंड दे जस्ट गो इनटू डिफरेंट वर्ल्ड. तुम लोग करके देखो, जाके देखो, पीछे से चप्पल आएगी घूमते हुए. ये क्या क्या लगा क्या रखा है तुमने, तुम्हें लगी वो अलग और घर पे जो पिटेगी ना वो अलग. तो वी कैन नॉट पास थ्रू दैट. अभी ये सब किस वजह से हो रहा है? intermolecular force of attraction, arrangement of particles. Solid के अंदर particles are very close to each other, तो वहाँ पे space ही नहीं है भाई, जाओगे कहाँ पे? But whereas in case of gases, in sense of air, particles are very far. हम लोग आराम से अपना हाथ घुमा सकते. Yeah. So I will just mark the keywords for you all so that जब भी आप लोग revise कर रहे हो, wherever you, if you want, you can just pause the video and see the answer. Low force of attraction between gases. इसकी वजह से they will going to freely move around and occupies the space. Kinetic energy भी ज़्यादा होता है. B वाले के अंदर gas exerts pressure on the walls of the container. It's again weakest force of attraction जिसकी वजह से इनकी kinetic energy बहुत ज़्यादा होती है. Kinetic energy ज़्यादा होने की वजह से they show haphazard motion, moving in a haphazard manner, fine, and they collide with each other as well as with the walls of the container. Wooden table solid क्यों होता है? क्योंकि इनका definite shape होता है, they have definite volume, they are rigid, they cannot be compressed. So basically they are following all the properties of solid. इसलिए ये solid है. Now in D1 they have asked we can easily move our hand, है ना?
तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दो आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स जो आपको आंसर में डालने ही पड़ेंगे. So the boundaries of air are quite loose. We know that. ठीक है, they are long way apart and have lot of space between. इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, so we can easily move our hand freely. और जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस. नो स्पेस तो लिखना ही नहीं है, नेग्लिजिबल स्पेस होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी रिक्वायर्ड अ करेक्ट. Okay. All right, next question. Liquids generally have a lower density than solids. Okay. But you must have observed that ice floats on water. Find out why. So, bhai aur bhairon, this is one of those exceptions of chemistry. आइस फ्लोट करता है पानी के ऊपर, ये हम सब जानते हैं, है ना. अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी जाओ फटाफट से फ्रिज खोलो, आइस निकालो और पानी के अंदर डालो, दे विल ऑलवेज बी फ्लोटिंग ऑन वाटर. ऐसा क्यों होता है? तो इट्स अ सॉलिड ना. और अभी हम पढ़ के आए कि सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, तो सॉलिड को तो सिंक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है. और यहाँ पे आपको जो मेजर पॉइंट देना है इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर. ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से बीच बीच में एक वॉइड क्रिएट हो जाते हैं. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है लाइक दिस H2O ही तो होता है ना, ऐसे ही H2O बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के अंदर, राइट. तो इनके बीच में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है कि वॉइड देखो क्रिएट हो जाता है. And because of this void, they make a cage-like structure and they feel very light. इस वैक्यूम की, इस void की वजह से वो बहुत light होते हैं, density उनका liquid से कम हो जाता है. That's the reason they start floating on, जबकि solid का density ज्यादा होता है. I hope it is super clear. चलिए जी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 1 से 2 मार्क का पूछ लेता है पेपर में. सिंपल है, बट यू कैन लूज मार्क्स अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला नहीं, आप लोग फॉर्मूला मिस कर जाते हो. रफ वर्क में फॉर्मूला लिख के पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ सिर्फ आंसर लिखने आ जाओगे, ऐसा नहीं करना. डू अ स्टेप वाइज कैलकुलेशन. आपको केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पूछना है ना, तो आपको करना क्या है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ये आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए. नाउ फॉर ए यू नो दैट इट इज 300 केल्विन. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 300 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. देखो आंसर आप लोग निकाल लोगे, आई हैव नो डाउट ऑन दैट. लेकिन एग्जाम में आंसर लिख के कैसे आना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट आंसर 27 डिग्री सेल्सियस. वी डिड द सेम थिंग फॉर 573 केल्विन. हमने वही करा, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना. केल्विन का वैल्यू हमारे पास है 573 इज इक्वल्स टू Celsius plus 273, and then degree Celsius is 573 minus 273. That will give you 3. Simple. I know calculations बहुत simple है, but step wise presentation is going to make a lot of difference. Alright, next question. Physical state क्या है पानी का? 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे. यहाँ पे भी आप लोग गलतियां 3 आई चेक पेपर्स जो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में. तो हमें पता है, यहाँ पे देखो पानी के बारे में बात कर रहा है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस. क्या जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे मेल्टिंग चल रही है. इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस मेल्टिंग, राइट. तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है.
ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग वेपर लिखाते हो। अब सीन अरे मैंने ऐसे चेक पेपर जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस को वेपर लिखाते हो, दैट्स अ फिजिकल स्टेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज द पॉइंट एट विच देयर इज अ कन्वर्जन, ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप बताओगे कि दोनों स्टेट अवेलेबल होंगे, लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा, बिकॉज इट्स ट्रांजिशनिंग। और 250 तो भाई 100 के काफी ऊपर है, तो वो तो स्टीम के लिए हम छोड़ देते हैं। सो एट 250 डिग्री सेल्सियस गैसियस स्टेट or steam, you can write at 100 degrees Celsius. It's the transition state between water turning into vapors. Both liquid and gaseous state will be available. I hope it is clear. ये गलती मत करके आना, that's the most common mistake, और हमें यही common mistakes को रोकना है। Okay जी, चाक दे फट्टे, let's solve some more chemical locha. For any substance, why does the temperature remain constant in change of state? अच्छा, मुझे फटाफट से इसका कीवर्ड बता दो। ये क्वेश्चन किसके अराउंड घूम रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट के अराउंड घूम रहा है? यू विल गोइंग टू क्रैक योर आंसर वेरी इजीली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये क्वेश्चन किसके अराउंड अभी हम लोग लिख सकते हैं। एंड दैट इज नन अदर देन लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? हिडन हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है इन लेमन लैंग्वेज? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। आप लोग अच्छे से जानते हो कि जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को हीट करा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक आप लोग पढ़ चुके हो ये सब। हम लोग एक बीकर के अंदर आइस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया। अब जब आप नीचे से हीट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर विल राइज ऑन थर्मामीटर। सो लेट्स से आइस का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और थोड़ी ही देर बाद आप देखते हो टेम्परेचर गोज टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके थर्मामीटर अटक चुका है। दो आप नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो, आपने नीचे से हीट सप्लाई सिस्टम को नहीं रोका, इट्स कंटिन्यूअस, बट फिर भी 0 डिग्री पर जाके अटक गया। ये क्या है भाई? क्योंकि 0 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, सॉलिड इज टर्निंग इनटू लिक्विड, ये चल रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हीट आपको टेम्परेचर पे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दी, दैट इज हिडन इन द सिस्टम, वो जाके सिस्टम में छुप चुका है, विच इज बीइंग यूज्ड। वही हीट कंज्यूम हो रही है टू इंटरकन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर। जो लेटेंट हीट है, जो आपको यहाँ पे 0 डिग्री कांस्टेंट होने के बाद जो हीट गया है सिस्टम में, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, उसको ओवरकम करने के काम आया है। So that helps in interconverting state from solid to liquid. तो यहाँ पे कोई भी substance, why does it have a change of that substance happens at a constant temperature? Just because it is happening in the latent heat process. वो छुपा हुआ heat काम कर रहा है अपना. That is the heat supplied being consumed in converting and overcoming that force of attraction, converting from one state into another. तो ये वाला जो अभी हमने बात करा ना, दिस इज एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन बोले तो मेल्टिंग। 100 डिग्री पे होता लिक्विड टू वेपर, सो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज। ओके, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो जब हम लोग इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं तो भाइयों और बहनों, इंटर कन्वर्जन बेसिक हैपेंस अंडर 2 कंडीशन। या तो सिर्फ टेम्परेचर की बात करो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, या तो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है। एंड सेकेंड इज व्हेन वी इंक्लूड प्रेशर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, एंड वाइस वर्सा सिचुएशंस, जैसे कि सॉलिड को अगर हम हीट करें तो सिंपली इट कैन टर्न इनटू लिक्विड, लिक्विड को आप सिंपली हीट करो इट विल टर्न इनटू गैस, एंड अगर आप यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस देते हो, दे विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म।
ये टेम्परेचर के बारे में। लेकिन जब पिक्चर आती है प्रेशर की, when pressure comes into the picture, pressure अकेला काम नहीं कर सकता। Pressure cannot work independently to convert one state to another. तो किसका सहारा चाहिए? टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल मांगता है when we are talking about pressure, when we are working with pressure. तो जब भी अगर हमें देखो गैसेस को लिक्विफाई करना है, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, पार्टिकल्स गैस के हैं दूर दूर, इनको लिक्विड में कन्वर्ट करके पार्टिकल्स लाने हैं पास पास, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा। कंप्रेस कर रहे हो ना, कंप्रेस करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। तो जब हमने यहाँ प्रेशर इंक्रीज करा, पंगा ये है कि प्रेशर इंक्रीज करते ही अपने आप टेम्परेचर बढ़ने लगता, विच इज नॉट फेवरेबल, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। प्रेशर क्यों? प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर आपस में कोलाइड होने लग रहे हैं, बहुत तेजी से फ्रिक्शन हो रहा है उनके बीच में, एंड वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड टू इंटर कन्वर्ट गैस टू लिक्विड। हमें क्या कंट्रोल करना पड़ता है? एक्सटर्नली हमें टेम्परेचर को कम रखना पड़ता है विद द इंक्रीज। जब भी आप प्रेशर के साथ काम करोगे, आप टेम्परेचर को नहीं भूलो, अकेला प्रेशर काम नहीं। You have to control the temperature inversely. तो अगर प्रेशर बढ़ाया हमने यहाँ पे, so we have to lower down the temperature, as so increasing pressure and decreasing temperature will going to help and interconvert state. Next question on your screen: why does a desert cooler cool better on a hot dry day? देखो, ये तो आप लोग सब महसूस भी कर चुके हो, नया नहीं है, दिस इज हमारा डे टू डे लाइफ का, आप ये चीज खुद महसूस कर चुके हो एग्जाम। अगर बहुत ह्यूमिड डे होता है, बहुत उमस होती है, बारिश आ गई गर्मी के बीच में, तो कूलर काम नहीं करता है, उसमें और गर्मी लगती है, पसीने आते हैं। लेकिन अगर ड्राई हॉट समर है, ड्राई है, तो तभी कूलर वर्क्स बेस्ट, तभी एसी की भी जरूरत नहीं होती है, कूलर वर्क्स एट इज बेस्ट। ऐसा क्यों है? Why desert cooler cools better on a hot dry day? क्या ये evaporation के आसपास घूम रहा है? क्या यहाँ पे evaporation causes cooling वाला concept चल रहा है? Let's take a look. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, less humid day means hot dry day वाले दिन, that enables evaporation. Humidity कम होने की वजह से rate of evaporation बढ़ता है, we all know. They work inversely proportional to each other. Humidity कम, rate of evaporation ज्यादा। तो rate of evaporation जैसे ही बढ़ता है, that takes away the latent heat. जो पानी आप यूज कर रहे हो डेजर्ट कूलर के अंदर, उस पानी में से वो लेटेंट हीट ले जाता है while evaporating. और जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट चला जाता है ना, that makes the water feel cooler. और जो पानी आपके कूलर के अंदर है, which becomes little colder, that gives you ठंडी हवा, वो आपको ठंडी हवा दे रहा है in your rooms, your space. समझला? So evaporation increases with decrease in humidity is your keyword, और उसके बाद आप ये बात बताओगे, higher rate of evaporation gives higher cooling effect because cooling caused by evaporation. Here boss, I hope you are enjoying, and one by one हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू थैंक मी लेटर, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चिपक के एकदम एज इट इज आ जाता है आपके टेस्ट में। हाउ डज वाटर केप्ट इन earthen pot, और इन हिंदी जिसे हम मटका कहते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग समर? मटके, हम लोग मटके का पानी, वाह, एक अलग ही earthy टेस्ट होता है उसका, और ठंडा भी होता है। तो पर्सनली आई डोंट लाइक फ्रिज का पानी, आई ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक मटके का पानी, अगर गर्मी है ना, तो क्योंकि उसके अंदर एक अलग सा अर्दी फ्लेवर है, मिट्टी का फ्लेवर है, एंड वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल होता है, एक अच्छा कूलिंग देता है। तभी सोचा है कैसे, अगर हम लोग मटके की बात करें तो मटका होता है पोरस, पोरस होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं। अगर आप भरे हुए मटके को कभी हाथ लगा के देखो, तो आपको हमेशा सरफेस मॉइस्ट लगेगा,
तो क्या होगा, जो अंदर का पानी है वो बाहर पेनिट्रेट होके आता है ऑन द सरफेस। अभी सरफेस पे भी आपके वाटर है, राइट, थोड़ा पानी जो अंदर से बाहर पेनिट्रेट होके आया है, वो पानी बाहर के जो हॉट एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आएगा, हॉट एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, सो दे विल गोइंग टू इवेपोरेट, वो इवेपोरेट होगा, वो लिक्विड वेपर में टर्न होगा, एंड एज दे स्टार्ट टर्निंग इनटू वेपर स्टेट, वो उसको एनर्जी चाहिए ना, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, पानी से आएगी। कौन सी एनर्जी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने साथ लेके जाएगा, कंज्यूम करके जाएगा, एंड दैट इन रिटर्न मेक्स दिस वाटर फील कूलर। इसकी वजह से जो अंदर का पानी है वो हमें ठंडा लगता है। ओके, why does our palm feel cooler when we put some acetone, petrol or perfume on? देखो, it is not recommended पेट्रोल वेट्रोल लगाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगा के देख सकते हो, चाहे तो एसीटोन, घर में नेल पेंट रिमूवर होगा तो उसको लगा के देख लो, स्किन पे थोड़ा सा पता चल जाएगा हाउ इट फील्स कूल। ठीक है, तो जब हम लोग परफ्यूम डालते हैं या एसीटोन डालते हैं तो होगा क्या, स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है, वही सेम कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस, ये जरूर ऐड करना है यहाँ पे, जो आपका कीवर्ड है यहाँ पे है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल बोले तो which easily evaporates, easily बहुत आसानी से, इन्हें कुछ एक्सटर्नल हीट वीट देने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग सोचो नेल पेंट रिमूवर का बॉटल खोल के छोड़ दो, पता चलेगा तुम लोगों को, डांट पिटेगी, क्योंकि वो अभी है, थोड़ी देर बाद देखोगे वो कम हो चुका है, बिकॉज इट इवेपोरेट्स ऑन इट्स ओन। तो जब वो आप स्किन पे डालते हो तो आपका वो हीट से फटाक से इवेपोरेट होता है, और जैसे वो इवेपोरेट होगा वो आपकी स्किन का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट लेके जाएगा, एंड दैट विल मेक योर स्किन फील्स, यही है। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, ये आपका कीवर्ड है, ये जरूर से ले। Okay, next, why are we able to sip hot tea or a milk faster from a saucer than a cup? किसी ने ट्राई करा एकदम सुड़क सुड़क के saucer से पीना? If you haven't tried it, you can try it out. तो जब भी हम लोग उसको saucer में डालते हैं तो it's easy to sip, ठंडा हो जाता है. That's all because of surface area. सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। So that is the case here, surface area increases, rate of evaporation increases. जैसे evaporate हुआ, अपने साथ साथ वो latent ले गया, latent heat of vaporization गया, and it makes that coffee or tea feels cooler. Milk, yeah. Saucer has larger surface area which promotes cooler evaporation. Moving on to your next question. What type of clothes should we wear in summers? कॉटन, सिंथेटिक, नायलन, क्या पहनना पसंद? Those who are porous, which are very comfortable, और आपके स्किन को थोड़ा सा पोरस की वजह से एक्सपोज करे एयर की तरफ, राइट? गर्मियों में क्या होता है, एक गर्म हवा, लू जिसे हम कहते हैं, अगर आप स्वेटिंग में हो, आपने बहुत स्वेट कर लिया है, तो सामने से जो लू की हवा भी आती है ना, वो भी आपको ठंडी लगती है, वो गर्म हवा भी आपको ठंडक पहुंच जाती है। क्यों? तो अगर आपने नायलन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े पहने, तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी से चिपके हुए होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड दैट स्पेस, ब्रीदेबल नहीं है वो कपड़े। कॉटन आर ब्रीदेबल, कॉटन्स आर ब्रीदेबल, दे आर मोर पोरस, तो आपका एयर का और बॉडी का कॉन्टैक्ट रहता है। तो वंस दैट लू विल टचेस योर बॉडी, तो क्या होगा, दैट स्वेट विल इवेपोरेट, स्वेट इवेपोरेट होगा तो उसके साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर जाएगा, दैट मेक्स योर सरफेस फील कूलर, दैट मेक्स योर बॉडी फील कूलर एंड मोर comfortable. Okay, and always wear light clothes also.
आप लोगों को पता है अगर ब्लैक पहनोगे तो वो हीट अब्सॉर्ब कर. So guys, we are on our homework question. So do solve it. ठीक है, जाओ मत, पहले ये question solve कर जाओ. Naphthalene bonds disappear with time without leaving any solid. Give reason with following observation. बताओ तो जरा क्या बोली public? Let's find it out. Do let me know in the chat box. I'll definitely come there and read. Okay, चलिए. So please do not forget to hit the like button, subscribe so that you get notifications. आपको खूब सारे notifications आते रहेंगे and you will not going to miss any important stuff of chemistry. Do not forget to join Telegram as well as Insta channel to get more knowledgeable videos and information. Thank you so much, guys. That was it from my side. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Stay happy always. And bring each other. Next session. Bye.